हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम 12th क्लास की साइकोलॉजी जो है वो कर रहे हैं। उसका जो है चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। हमने जो है आर्थर जैनसन तक पढ़ लिया था। आज जो है हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज की जो थ्योरी रहेगी वो रहेगी हमारी जेपी गिलफोर्ड की। ठीक है, तो पढ़ते हैं जेपी गिलफोर्ड के बारे में। देखो, जो जेपी गिलफोर्ड हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी जो है वो दी थी। क्या नाम है इनकी थ्योरी का? नाम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी भी जो है आप इसको कह सकते हो। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसका दूसरा नाम है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। क्या नाम है इसका दूसरा? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी जो है इसको कहा जाता है। देखो, जो भी चीज़ें मैं ये बोल रही हूँ ना, ये आप अपनी नोटबुक में जो है साथ साथ लिख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम दोबारा पढ़ा रहे होते हैं, नहीं जो हमने चीज़ पहले बोली होती है वो दोबारा भी बोले, कई बार नहीं ध्यान आता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, जब भी मैं पढ़ाऊँ नोटबुक साथ लेके बैठा करो। तो जेपी गिलफोर्ड जो है उसकी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है इसका दूसरा नाम है। जेपी गिलफोर्ड ने जो ये अपनी थ्योरी दी थी, ये थ्योरी जो है वो 1955 में जो है ये थ्योरी दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा इंटेलिजेंस है उसमें उसको जो है हम 3 डायमेंशन में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मीन्स कि जो हमारे इंटेलिजेंस है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, मीन्स 3 डायमेंशंस पे आप उसको कह सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस है उसमें कितने डायमेंशंस होते हैं? उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। उसको हम अपने 3 डायमेंशंस में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो ये 3 डायमेंशंस हैं इसमें भी आगे और कई फैक्टर्स होते हैं, इसके भी आगे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस थ्योरी को जो है हम इसमें हम कहते हैं कि 6 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 180 थ्योरी भी जो है इसको कहा जाता है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे 3 कंपोनेंट कौन कौन से होता है? एक होता है हमारा ऑपरेशंस, एक होता है कंटेंट और एक होता है प्रोडक्ट्स। जो ये ऑपरेशन है इसके अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं, कंटेंट में 5 कंपोनेंट होते हैं और प्रोडक्ट में आगे फर्दर 6 कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं। अब जो ये डायमेंशंस है, 3 डायमेंशंस, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये कैसे वर्क करती हैं? तो जो ऑपरेशंस है वो हमें क्या है, जो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है, इस चीज़ पर जो है ये काम करती है। देखो, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, कि जो ऑपरेशंस है इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो कैसे काम करता है, इस चीज़ पर फोकस किया जाता है। अब इस ऑपरेशंस में अलग से जो है 6 कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं 6 कंपोनेंट? एक होता है हमारा कॉग्निशन, एक होता है मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन। ये 6 कंपोनेंट जो हैं हमारे किस में आते हैं? ऑपरेशंस में जो हैं ये आते हैं। सेकंड डायमेंशन कौन सी थी हमारी? कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन पर हम सोचते हैं, ये हमारे क्या आता है? कंटेंट में आता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, कि वो इंफॉर्मेशन कि जिस पर जो है कोई भी इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म्ड होते हैं। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें होते हैं हमारे पास विजुअल होता है, हमारा ऑडिटरी होता है, फिगरल होता है, सिंबॉलिक होता है और सिमांटिक होता है और बिहेवियरल होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। ठीक है, ये इसके जो है 5 कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। तो प्रोड्यूस हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो थिंकिंग है ना, वो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये किस में आता है? हमारे प्रोडक्ट में आता है। तो प्रोडक्ट वही तो कह रहा है कि प्रोडक्ट रेफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट, कि जो रिस्पोंड करने वाला होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसीड करेगा, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यही चीज़ क्या आती है हमारे प्रोडक्ट में आती है। अब जो प्रोडक्ट है उसको आगे कैसे क्लासीफाई किया गया है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें होता है हमारे पास यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स,
ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस, ये अलग से इसके क्या होते हैं, 6 कंपोनेंट होते हैं। देखो पहले जो है जेपी गिलफोर्ड ने इसके 150 कंपोनेंट जो है वो दिए थे। अब इसने क्या किया, इसने अपने कंपोनेंट में 30 एलिमेंट्स को जो है इसने बढ़ा दिया, कि इसने जो 30 एलिमेंट्स दिए हैं वो अलग अलग जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ है उसमें इसको क्या करते हैं, इसने डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इस क्लासिफिकेशन को जेपी गिलफोर्ड ने 98 में क्या किया था, इसमें 6x5x6 की कैटेगरीज में इसको क्या किया, डिवाइड किया। और अब इस मॉडल में कितने सेल्स है, 180 सेल्स जो है इसमें है। देखो जितने भी ये सेल्स होते हैं उसका क्या होता है, हर एक का एक कोई ना कोई फैक्टर होता है, ठीक है, और एक से ज़्यादा फैक्टर भी इसका हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि जैसे कि अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोग्निशन कर रहा है। कोग्निशन हमारा किसका कंपोनेंट था, ऑपरेशन का कंपोनेंट था। तो मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो कोग्निशन कर रहा है, किस पर कर रहा है, सिमांटिक। सिमांटिक में क्या होता है, शब्दों पर जो है, वर्ड्स पर जो है वो कोग्निशन कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, उसकी क्लासिफिकेशन कर रहा है, मीन्स कि उसकी पहचान कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगी, ये उसकी एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी बन जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, एक बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, कोग्निशन। क्या कर रहा है, कोग्निशन। ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, ऑपरेशन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। कोग्निशन का काम किस में होता है, ऑपरेशन में होता है। अब कोग्निशन किस चीज़ पर कर रहा है, वो वर्ड्स पर कर रहा है। वर्ड्स किसके अंतर आते हैं, हमारे सिमांटिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये किस में आ गया, हमारे कंटेंट में आ गया। अब वो क्या कर रहा है, उसको क्लासिफिकेशन कर रहा है, पर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये किस में आ गया, हमारे प्रोडक्ट में आ गया। किस में आ गया, हमारा प्रोडक्ट में आ गया। तो ये तीनों मिला करके क्या बन जाएगी, एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी बन जाएगी। इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी जो है ये बन जाएगी। तो जेपी गिलफोर्ड का मानना था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो केवल एक या दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्या है, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आपको लिखना भी है कि जो जेपी गिलफोर्ड हैं उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कोई भी एक फैक्टर, ठीक है, एक या दो फैक्टर में या एक या दो पार्ट में, 1 या 2 पार्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। याद रखोगे ना कि जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा था। अब उन्होंने एक और चीज़ कही थी, उन्होंने कहा कि जो कोई क्रिएटिविटी है वो भी क्या है, एक प्रकार की इंटेलिजेंस है। देखो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होती है, क्रिएटिविटी के लिए चाहिए होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो उनकी जो थ्योरी है इसका जो यूज़ है वो हम किस में कर सकते हैं, हम अपनी एजुकेशन में कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको असेस करने में जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो हैं कही गई हैं। तो इन्होंने यही कहा कि ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशंस, के जितने भी फैक्टर्स हैं वो 3 डायमेंशंस में जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो द अबव मेंशन थ्योरीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंट बिहेवियर। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, साइकोमेट्रिक अप्रोच को जो है रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो हम आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे वो कौन सी थ्योरीज होंगी, इंफॉर्मेशनल प्रोसेस जो अप्रोच है उस थ्योरी पर जो है वो बेस्ड होंगी। अब उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ। देखो थोड़ा सा जो है इस थ्योरी को थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। जेपी गिलफोर्ड की जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा और समझो। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो ऑपरेशंस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हाउ द माइंड वर्क्स। आप ये चीज़ें ना लिख लीजिए, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मान लीजिए आपको बुकिश लैंग्वेज ना याद रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑपरेशंस जो है इसमें क्या आता है कि हाउ द माइंड वर्क्स,
देखो यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, आप उस चीज़ से भी समझ के इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ऑपरेशंस क्या है, कि हाउ द माइंड वर्क्स, कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। रिस्पोंडेंट वही तो था ना, कि रिस्पोंडेंट कैसे क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिस्पोंड करता है, यही तो चीज़ थी कि ऑपरेशंस वो मेंटल एबिलिटीज़ है या वो मेंटल प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होता है, कोई भी पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब इसके 6 हमने कंपोनेंट पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कॉग्निशन, एक हमने पढ़ा था मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन। तो देखो जो कॉग्निशन है, वापस से थ्योरी पर आ जाओ। देखो ये रहा जो कॉग्निशन है, ये जो कॉग्निशन है ये क्या करता है, ये अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इन्फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। मतलब कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको समझने और उसको रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प जो है वो करता है। अब उसके बाद आता है मेमोरी रिकॉर्डिंग, कि व्हाट इज़ मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग का काम क्या है, स्टोरिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन। मेमोरी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना मीन्स कि स्टोर करना। तो मेमोरी रिकॉर्डिंग का क्या यूज़ हुआ, मेमोरी रिकॉर्डिंग दैट इज स्टोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। मेमोरी रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को याद रखना, अपने माइंड में चीज़ों को याद रखना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉलिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिकॉलिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके कई सारे सॉल्यूशंस निकालना। मतलब कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालना क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जो है वो कहलाता है। क्या कहलाता है कि क्रिएटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकालना डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जो है कहलाता है। और यही हमारी क्या कहलाती है, क्रिएटिव थिंकिंग भी जो है ये हमारी कहलाती है। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन क्या होता है, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होता है कि फाइंडिंग वन करेक्ट सॉल्यूशन, कि कोई एक सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, डाइवर्जेंट मीन्स कि कई सारे सॉल्यूशन निकालना, कन्वर्जेंट मीन्स कि एक सॉल्यूशन निकालना, वन करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो निकालना, वो क्या होता है, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन जो है वो होता है। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होता है, किसी चीज़ को जज करना। ठीक है, कि जजिंग द करेक्टनेस और एक्यूरेसी, कि किसी चीज़ की एक्यूरेसी, सही गलत के बारे में, उस चीज़ के बारे में जज करना क्या कहलाता है, हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट था हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, व्हाट वी थिंक अबाउट। इसको लिख लीजिए कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट में आता है कि व्हाट वी थिंक अबाउट, कि हम किस चीज़ के बारे में जो है सोचते हैं। व्हाट वी थिंक अबाउट, व्हाट वी थिंक अबाउट, ये किस में आता है, हमारे कंटेंट्स में आता है। कि कंटेंट्स जो हैं वो इस प्रकार के डायमेंशन हैं जिन पर क्या है, हमारा जो माइंड है वो वर्क करता है। मीन्स कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके टाइप्स पर काम करना हमारा क्या कहलाता है, कंटेंट कहलाता है। उस चीज़ के बारे में सोचना, कि व्हाट वी थिंक, किस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंटेंट जो है वो कहलाता है। इसमें देखो क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है जैसे कि आपका आ गया ऑडिटरी, आ गया विजुअल, आ गया है ना। इसमें क्या है, विजुअल ऑडिटरी। विजुअल ऑडिटरी क्या होता है कि जो हमारी साउंड्स एंड टोन्स होती है ना, ये उससे रिलेटेड होता है। विजुअल मीन्स देखना, ऑडिटरी मीन्स सुनना। तो हम किस चीज़ को सुनते और देखते हैं, साउंड्स को सुनते हैं ना। तो विजुअल ऑडिटरी का मीन्स कि किसी चीज़ को सुनना और समझना। देखो सिम्बॉलिक, सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास, जैसे लेटर्स है वो किस में आते हैं, सिंबल्स में आते हैं। नंबर्स है वो किस में आते हैं, सिंबल्स में आते हैं। कोई साइन है वो किस में आता है, सिंबल में आता है। ठीक है, तो लेटर्स और नंबर्स किस में आ जाते हैं, हमारे सिंबल्स के बारे में सोचना। सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या होता है, हमारे पास कोई भी वर्ड्स या लैंग्वेज है उसके मीनिंग को समझना हमारा क्या कहलाता है, सिमेंटिक कहलाता है। ठीक है, बिहेवियरल,
बिहेवियरल का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पीपल बिहेवियर, कि लोगों का जो व्यवहार है, लोगों का जो बिहेवियर है, उससे जुड़ी जानकारी हमें निकालना, वो किस में आ जाता है, उससे जुड़ी जानकारी के बारे में सोचना, वो किस में आ जाता है, हमारे बिहेवियरल में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे किस में आ गए, हमारे कंटेंट में आ गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का काम क्या होता है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ थिंकिंग। प्रोडक्ट का काम क्या होता है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ थिंकिंग। ये किस में आता है, प्रोडक्ट में। व्हाट इज द आउटकम ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज द आउटकम ऑफ थिंकिंग, कि किस रिजल्ट निकालना है ना। प्रोडक्ट्स का मतलब ही क्या होता है कि आउटपुट देना, कि रिजल्ट, कि जो हमारी जो सोच है उससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस में आ गया, हमारे प्रोडक्ट्स में आ गया। प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे हमारे, एक तो था यूनिट्स, एक था क्लासेस, एक था रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। ये हमारे किस में थे, प्रोडक्ट में थे। अब जो यूनिट्स है, यूनिट्स क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मीन्स होता है कि सिंगल आइटम या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो कोई सिंगल एलिमेंट की जानकारी निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना, या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किसी चीज़ के बारे में उस चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे कि वर्ड्स हो गए या नंबर्स हो गए। उसके बाद आता है क्लासेस। क्लासेस होता है क्लासीफाई करना, जैसे आप स्टैट में करते हो ना कि क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हो, 0 to 5 में इतनी चीज़ें आ गई, 10 to 20 में इतनी चीज़ें आ गई। तो वही कि एक क्या करना, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, कि जितनी भी सिमिलर चीज़ें हैं उनका ग्रुप बना देना, किस में आ गया, हमारा क्लासेस में आ गया। अब आता है रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि कनेक्शन बिटवीन आइटम्स, कि दो या दो से जितनी भी अधिक चीज़ें होती हैं उनके बीच में क्या बनाना, रिलेशन बनाना। उसके बाद क्या आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या फिर स्ट्रक्चर वैसे चीज़ों का काम करना। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ही क्या हो गया, सिस्टम का मतलब ही क्या हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करना, या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि चेंज या फिर मॉडिफिकेशन, हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को चेंज करना या उस चीज़ को मॉडिफाई कर देना, कोई भी इसको नया रूप दे देना, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि प्रिडिक्शन लगाना या फिर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन करना, ठीक है, अनुमान लगाना, या फिर जो रिजल्ट्स है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उनके बारे में सोचना, क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इम्प्लीकेशन जो है वो कहलाता है। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, O/C/P। तो ये क्या बन गया, O मीन्स की ऑपरेशंस, कंटेंट इंटू 5, प्रोडक्ट इंटू 6, तो ये कितने हो गए, 180 हमारी क्या हो गई, ये हमारी 180 मेंटल एबिलिटीज़ होगी। कोई आपसे पूछे कि जेपी गिलफोर्ड ने कितनी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी, तो 180 मेंटल एबिलिटीज़ दी थी। कितनी डायमेंशन में डिवाइड किया था, 3 डायमेंशन में जो है वो डिवाइड किया था। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये थी 3 डायमेंशन। यहाँ पर जो है आपके साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो ख़त्म होती है। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में, जो है वो पढ़ेंगे। अब जो ये थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर, ये थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आप इसको मान के चलिए। जो थ्योरी अब हमने पढ़ी वो भी इम्पोर्टेंट थी, और ये थ्योरी भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है ये है, मानी जाती है। ठीक है, देखो, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसमें क्या है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जब अल्फ्रेड बिने भाई साहब आए थे, वो क्या कह रहे थे कि जो इंटेलिजेंस है उसमें एक फैक्टर होता है। उसके बाद स्पेरमैन भाई साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं, 2 फैक्टर होते हैं। फिर उनके बाद थर्स्टन आ गए, कहते ना भाई, ना तो एक फैक्टर है ना 2 फैक्टर हैं। जो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 7 मेंटल एबिलिटीज़ से मिलकर बनी है। पीए में दिए थे ना 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, तो थर्स्टन भाई साहब क्या कह रहे थे कि 7 मेंटल एबिलिटीज़ से मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बनी है। फिर आ गए थे हमारे जेपी गिलफोर्ड जी, वो कहते हैं ना भाई,
ना तो 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ना 1 ना 2। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 3 डायमेंशंस में डिवाइड है और उन डायमेंशंस के ये कंपोनेंट होते हैं। अब आ गए फिर हमारे भाई हावर्ड गार्डनर जी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई ना तो 1 फैक्टर, ना 2 फैक्टर, ना 3 फैक्टर, मतलब ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं होते भाई। हमारी जो इंटेलिजेंस है वही अलग होती है, सबके अंदर अलग अलग। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो सबके अंदर अलग अलग होती है। बुद्धि कोई 1 फैक्टर या 2 फैक्टर या 3 फैक्टर नहीं है, मतलब 1 फैक्टर 2 फैक्टर या कोई 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन नहीं है। सबकी जो इंटेलिजेंस है, सबकी जो बुद्धि है वही अलग अलग है। इन्होंने बुद्धि को ही अलग बता दिया। तो जो हावर्ड गार्डनर है, इन्होंने अपनी थ्योरी में, जो इनकी एक बुक थी, फेमस बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो 1983 में इन्होंने अपनी एक बुक दी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। उन्होंने उसमें कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक रूप में नहीं होती, जैसे कि इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस होती हैं। और हर जो कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग होता है। क्या कहा हावर्ड गार्डनर ने? एक तो इनकी बुक का नाम लिख लीजिए। इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी बुक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी बुक का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये ना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आप पेपर में लिखोगे ना, आपका जो लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इससे ना मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इनकी जो बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो एक ही लेवल पे नहीं होती, हर एक पर्सन में अलग अलग लेवल पर जो है अलग अलग इंटेलिजेंस होती हैं। ठीक है, जो इनका मेन कंसेप्ट था वो यही था कि हर व्यक्ति में जो है कई तरह की इंटेलिजेंस होती है। जो बुद्धियां हैं वो कई तरीके की होती हैं, जैसे कि स्कूल केवल जो है वो लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस को महत्व देता है। मीन्स कि जो हमारा स्कूल है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी लिंग्विस्टिक है, जो मतलब हमारी जो भाषाई, लिंग्विस्टिक को हम क्या कहते हैं, भाषाई, और लॉजिकल इंटेलिजेंस पर जो है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस जो है देता है। लेकिन जो हमारी बाकी इंटेलिजेंस है वो भी तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये कह रहे हैं कि वो उन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी सभी इंटेलिजेंस है वो हमारी क्या है, सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और उनका भी डेवलपमेंट वैसे ही जो है किया जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो गार्डनर हैं वो क्या कह रही हैं, गार्डनर ने, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो गार्डनर ने दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, रादर देन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, कि जो हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, और ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जितनी भी ये इंटेलिजेंस है वो सब क्या है, एक दूसरे से पर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मीन्स कि ये जो है इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जितनी भी इन्होंने इंटेलिजेंस थी उसके बारे में इन्होंने कहा कि सारी जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग है। इट मीन्स कि इफ़ अ पर्सन एग्जिबिट्स वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कि अगर वो एक तरीके के इंटेलिजेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी में हाई है या फिर लो है, वो उसमें भी हाई भी हो सकता है, उसमें वो लो भी हो सकता है। तो इन्होंने जो है, जो गार्डनर है, इन्होंने मेनली 8 प्रकार की जो है वो बुद्धि बताई, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है इन्होंने दिए थे। तो कौन से वो थे 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस? एक था लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिक, स्पेशल, ठीक है, और म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। और इन्होंने एक और जो है वो मानी थी, बुद्धि मानी थी एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, बाद में जो है इन्होंने इसको काट दिया था। अब जो है 8 ही प्रकार की जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो मानी जाती है। सबसे पहले आती है हमारी लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, लिंग्विस्टिक को हम हिंदी में कहते हैं भाषाई बुद्धि, हिंदी में हम इसको कहते हैं भाषाई बुद्धि। अब जिसके अंदर जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, उसको क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं उसको उनका अच्छे से यूज़ करना आता है,
उसको उसको बोलने में, लिखने में जो है महारत हासिल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चले कि कोई भी जो पोइट है, ठीक है, उसके पास कौन सी बुद्धि होती है, उसके पास होते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कोई टीचर है, उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है, उसके पास होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर कही गई है कि जो लिंग्विस्टिक है एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज, की लैंग्वेज का यूज़ करना और उसको प्रोड्यूस करना। इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर, कि जिसके पास जो ये इंटेलिजेंस होती है वो क्या कर पाता है, उस चीज़ को बारे में अच्छे से सोच पाता है, समझ पाता है और उसको फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली उसको जो है एक्सप्रेस कर पाता है। और जिस जिस पर्सन में ये वाली बुद्धि जो है वो हाई होती है, वो क्या कर पाता है, वो वर्ड्स को जो है बहुत स्मार्टली उस चीज़ को यूज़ कर पाता है। और ये किस में पाई जाती है, देखो पोइट्स में, राइटर्स में जो है ये वाली इंटेलिजेंस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि। इसका क्या यूज़ होता है, ये वो एबिलिटी को शो करता है जिसमें पर्सन लॉजिकली थिंक कर पाता है, क्रिटिकली उस चीज़ के बारे में सोच पाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। मेनली जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और जो साइंस की जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को किस में लिया जाता है, लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत लिया जाता है। जिसके अंतर्गत जो ये इंटेलिजेंस होती है वो मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है बहुत तेज़ होता है। जैसे कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, और जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उसमें जो है इस टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल। स्पेशल जो बुद्धि होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो होती है विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न से रिलेटेड वो होती है। जैसे कि जो हमारे मैप्स हैं उनके बारे में इमेजिनेशन करना, तो ये किसके पास होती है, ऐसी जो बुद्धि होती है वो किसके पास होती है, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके पास जो है ये बुद्धि पाई जाती है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, पायलट्स होता है, क्योंकि पायलट क्या करता है, जब वो प्लेन उड़ा रहा होता है तो वो क्या करता है, मैप को देखता है ना और डायरेक्शंस के थ्रू जो है वो काम करता है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो उसमें जो है इस तरीके की बुद्धि जो है वो पाई जाती है। सेलर्स है, स्कल्पचर्स है, पेंटर्स है, आर्किटेक्ट है, उनमें जो है इस तरीके की बुद्धि जो है वो पाई जाती है। अब म्यूज़िकल, म्यूज़िकल बुद्धि किस में पाई जाएगी, कि जो जिसके पास जो ये बुद्धि होगी वो क्या करेगा, म्यूज़िक को अच्छी तरीके से गा पाएगा, सुर में, लय में, ताल में, साउंड्स को अच्छे से समझने की उसके पास एबिलिटी होगी। और ये जो एबिलिटी है वो किस में होती है, जो सिंगर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी बॉडली काइनेस्थेटिक। ठीक है, बॉडली काइनेस्थेटिक को हिंदी में क्या क्या कहते हैं, शारीरिक गतिशील बुद्धि। मतलब कि इसमें जो है हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो है यूज़ किया जाता है। जिनकी जो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है उनके बारे में जो है उनमें जो है ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जैसे डांसर्स हैं उनमें ये बुद्धि पाई जाती हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जो जिम्नास्टिक होते हैं, सर्जन्स हैं, ठीक है, उनमें जो है ये वाली बुद्धि जो है वो पाई जाती है। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटर से याद रखना कि जैसे कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटर का क्या मतलब है या इंट्रा का। देखो इंटर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में, हम कहते हैं ना इंटर कॉलेज, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्कूल, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इंटर मीन्स कि दो लोगों के बीच में जो बुद्धि होती है, ठीक है, एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिज़ायर्स, की एक दूसरे की फीलिंग्स, उसके मोटिव्स और उसके डिज़ायर्स को समझने की जिनमें एबिलिटी होती है उनके अंदर जो है ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि दूसरों को समझना और उनसे जुड़ने की जो एबिलिटी जिनमें होती है उनके अंदर जो है ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे कि जो टीचर है वो भी एक दूसरे को समझते हैं, लीडर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जो काउंसलर्स हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अब आती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है खुद के बारे में सोचना। इंट्रापर्सनल का मतलब हो गया कि सेल्फ,
मतलब जहाँ पर खुद के बारे में जो चीज़ सोची जाती है, अपनी ओन फीलिंग्स के बारे में, अपने खुद के मोटिव्स के बारे में, खुद के डिज़ायर्स के बारे में, मीन्स कि खुद को समझना, खुद के बारे में एनालाइज करने की एबिलिटी जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, और ऐसी किस्में होती हैं जो फिलोसफर्स होते हैं, उनमें ये वाली जो है बुद्धि पाई जाती है। जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो राइटर्स होते हैं, उनमें भी जो है ये वाली बुद्धि पाई जाती है। लास्ट है जो, वो कौन सी है हमारी, नेचुरलिस्टिक। लास्ट कौन सी हमारी, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक का हिंदी में मतलब होता है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो ये प्राकृतिक बुद्धि किस में पाई जाती है, क्या एबिलिटी होती है, जो नेचर के बारे में, जो स्पीसीज़ के बारे में, पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में जो समझने की जिनकी एबिलिटी पाई जाती है, उनमें जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो पाई जाती है। जैसे कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं, उनमें जो है इस तरीके की बुद्धि पाई जाती है। तो हमने क्या देखा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के बारे में, कि जो हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने 8 टाइप्स की जो है वो बुद्धि दी है, 8 टाइप्स की जो है इंटेलिजेंस दी है। कौन कौन सी दी है, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिक्स, स्पेशल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल, है ना। तो ये 8 टाइप्स की जो इंटेलिजेंस है वो किसने दी हैं, वो दी हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं, अच्छा चलो इसके बारे में कुछ और चीज़ें और बता देती हूँ, कि जो गार्डनर की जो और चीज़ें हैं जो आप थोड़ी सी याद रखना। इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो कोई एक नंबर नहीं है, बल्कि ये तो क्या है कि जो जितने भी पर्सन्स हैं उनके अंदर जो एबिलिटीज़ है, उनके एडजस्टमेंट को, उनके कॉन्ट्रैक्शन को जो है क्या कहा गया था, इंटेलिजेंस कहा गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम स्कूल का ही लेते हैं, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते तो स्कूल का एग्जाम्पल जो है वो जल्दी समझ आ जाता है। देखो जैसे स्कूलों को क्या चाहिए होता है कि वे केवल क्या करते हैं, वे केवल रोट लर्निंग पर या फिर नंबर लाने पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बल्कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूलों को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रटने पर या फिर नंबर लाने पर ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि जो बच्चे हैं उनकी सभी प्रकार की जो इंटेलिजेंस है उसको पहचानना और उसको डेवलप करने में जो है उनको हेल्प करनी चाहिए। अब जो ये गार्डनर की थ्योरी है वो किस में सपोर्ट करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए। जो गार्डनर की थ्योरी है ये डाइवर्सिटी इन लर्निंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, गार्डनर थ्योरी, गार्डनर थ्योरी सपोर्ट्स द डाइवर्सिटी इन लर्निंग। कि जो गार्डनर की थ्योरी है वो क्या करती है कि जो हमारी एजुकेशन है, ठीक है, जो हमारी लर्निंग हो रही है उसमें जो डाइवर्सिटीज़ है उनको सपोर्ट जो है ये करती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो मैथ में वीक है, ठीक है, तो इसका मीन्स उसकी जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है वो वीक होगी। लेकिन वो जो है सिंगर बहुत अच्छा है, इट मीन्स कि जो उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो स्ट्रोंग होगी। तो वह भी उतना ही इंटेलिजेंस हो सकता है जितना और बच्चे हैं, बस उसका क्या है, मेथड अलग है, उसका तरीका अलग है। कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा मैथ में वीक है, ठीक है, और उसकी जो है म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अलग फील्ड में इंटेलिजेंट है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा वीक है। तो हर एक बच्चा जो है अलग अलग फील्ड में क्या होता है, इंटेलिजेंट माना जाता है, उतना ही इंटेलिजेंट जो है उसको माना जाता है। देखो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, वैसे तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी जो है मैं आपको लिखवा देती हूँ। आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। जैसे लिंग्विस्टिक, ये ना मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, वर्ड स्मार्ट होता है। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, वर्ड स्मार्ट होता है। और ये किस में पाई जाती है, ये इंटेलिजेंस किस में पाई जाती है, राइटर्स में, ठीक है, टीचर्स में जो है ये पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल
मैथमेटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल। इसमें क्या होता है, नंबर स्मार्ट, मीन्स कि बच्चे क्या करते हैं, नंबरिंग के बारे में सोचते हैं। और ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है साइंटिस्ट, ठीक है, इंजीनियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। अब और कौन सी थी, स्पेशल। स्पेशल किस में पाई जाती है, स्पेशल का क्या स्मार्ट होता है, पिक्चर स्मार्ट। कि ये किस वे में स्मार्ट होता है, स्मार्ट का मतलब वो नहीं, मैं ऐसे लिखा रही हूँ कि किस वे में स्मार्ट होता है। तो ये ये किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, पिक्चर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये वाली बुद्धि किस में पाई जाती है, ये वाली बुद्धि पाई जाती है आर्किटेक्ट में। ये वाली बुद्धि किस में पाई जाती है, आर्किटेक्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, डिज़ाइनर हो गए, उनमें जो है ये वाली बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद है म्यूज़िकल। म्यूज़िकल में क्या होती है, साउंड। म्यूज़िकल में क्या होती है, साउंड स्मार्ट। ये किस में पाई जाती है, म्यूजिशियंस में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है, सिंगर में पाई जाती है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये किस वे में स्मार्ट होते हैं, ऐसे वाले पर्सन किस वे में स्मार्ट होते हैं, बॉडी वे से स्मार्ट होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। तो ये कौन से पर्सन होते हैं, ये होते हैं एथलीट हो गई, है ना, जो डांसर्स होते हैं वो हो गए, जिम्नास्टिक होते हैं। उसके बाद आती है, एक होती है इंट्रापर्सनल, एक होती है इंटरपर्सनल। एक होती है इंट्रापर्सनल, एक होती है इंटरपर्सनल। ये कैसे होते हैं, ये पीपल स्मार्ट, ये दूसरे लोगों के बारे में जो है ज़्यादा समझते हैं। इंटरपर्सनल मीन्स दूसरे लोगों को जो है ज़्यादा समझते हैं, जैसे कि काउंसलर लोग हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझने में। लीडर्स हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, डन। उसके बाद आता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है, जो खुद के बारे में जो सोचते हैं। इन इन ये कैसे सोचते हैं, खुद के बारे में। ऐसे लोग कौन से होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं। आप ना साथ साथ लिख भी लीजिए, जो फिलोसफर्स हैं, पोइट लोग हैं, ठीक है। लास्ट कौन सा है, नेचुरलिस्टिक। लास्ट है नेचुरलिस्टिक। ये कैसे स्मार्ट होते हैं, नेचर के वे से। इनमें कैसे, किस टाइप की इंटेलिजेंस होती है, नेचर की। नेचर के बारे में कौन सोचता है, फार्मर सोचते हैं, बायोलॉजिस्ट सोचते हैं, जियोलॉजिस्ट सोचते हैं, है ना। तो इसके बारे में कौन सोचता है, बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट जो हैं ये सोचते हैं। चलो, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे आते हैं हमारे ट्रायक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। कि ट्रायक थ्योरी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रितंत्र थ्योरी भी जो है इसको कहा जाता है। जो ये ट्रायक थ्योरी है, ठीक है, ये किसने दी थी, ये दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में जो है इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस केवल एकेडमिक या फिर स्कूल के परफॉर्मेंस तक जो है वो लिमिटेड नहीं होती, बल्कि यह तो 3 अलग अलग तरीक़ों से जो है वो काम करती है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसलिए इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। इन्होंने इनकी थ्योरी का नाम क्या है, ट्रायक थ्योरी, ठीक है। क्या नाम है, ट्रायक थ्योरी। ट्रायक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने प्रपोज की, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने की। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो केवल जो है एकेडमिक, ठीक है, या फिर स्कूल के परफॉर्मेंस तक जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह तो क्या करती है, 3 अलग अलग पार्ट्स में, 3 अलग अलग वेज से जो है ये परफॉर्म करती है। इसलिए उन्होंने बुद्धि को या इंटेलिजेंस को जो है वो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। तो इन्होंने कहा
कि द एबिलिटी ऑफ अडेप्ट टू शेप एंड select environment to accomplish one goals and those of one society and culture। ठीक है। अब इनके जो बेसिक जो लेवल्स थे, जो बेसिक टाइप्स थे थ्री, कौन कौन से थे? एक तो थे कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। ठीक है, कौन कौन से थे? कंपोनेंशियल। ठीक है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को जो है हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। कि जो ये कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है, इसको और क्या कहा जाता है? इसको जो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी जो है कहा जाता है। इसमें क्या होती है? इसमें कोई भी इंसान क्या करता है, कोई भी पर्सन जो है वो सोचता है, ठीक है, लॉजिक करता है, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटीज़ जो है इसमें वो रखता है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को एनालिटिक इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें क्या करता है? पर्सन्स हाइज ऑन दिस एबिलिटी थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली एंड सक्सीड इन स्कूल। कि इसमें क्या है, कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है, वो क्या करता है? एनालिटिकली एंड क्रिटिकली वे से थिंकिंग करने की पावर जो है वो रखता है। उसमें कौन सी एबिलिटी होती है? एनालिटिकली और क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी जो है इसमें पाई जाती है। दिस इंटेलिजेंस हैज़ थ्री कंपोनेंट्स। इस इंटेलिजेंस के जो हैं तीन कंपोनेंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में जो है वो काम करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है कि फर्स्ट इज़ द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। कि हम क्या करते हैं? नॉलेज को एक्वायर करते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। कि जो फर्स्ट होती है कि जो भी हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो है कैसे एक्वायर्ड कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उस चीज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड इज़ द मेटा और अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। कि जो सेकंड होता है वो कैसा होता है? वो एक तो होता है मेटा, और दूसरा होता है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो है इसको माना जाता है। इसमें क्या करता है? ये प्लानिंग कंसर्न बेस्ड होता है कि हमें इसको कैसे करना है और कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। थर्ड क्या हो गया? थर्ड कंपोनेंट जो होगा वो कैसे करता है कि एक्चुअली डूइंग थिंग्स। कि हम चीज़ों को एक्चुअली हमें करना कैसे, रियलिटी में हमें उस चीज़ को कैसे करना है, ये इस चीज़ पर जो है इसमें फोकस किया जाता है। ठीक है। अब सेकंड है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को जो है क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी जो है वो कहा जाता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास नई सिचुएशंस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एबिलिटीज़ होती है, मतलब कि जो हमारी, देखो हमारे पास कोई न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस में हम क्या करेंगे? अपने जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उनका यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा किस में आ जाता है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंस का मतलब ही क्या है? एक्सपीरियंस हम कैसे करते हैं? पास्ट से, है ना। तो पास्ट की चीज़ों से एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वही चीज़ है कि पास्ट की चीज़ों को यूज़ करके न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्या कहलाता है? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहलाता है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। और ये किस तरीके से परफॉर्म करती है? क्रिएटिव वे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पर्सन्स हाई ऑन दिस एस्पेक्ट इंटीग्रेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन एन ओरिजिनल वे टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इंटरवेंशन। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जिस पर्सन में ये इंटेलिजेंस जो है वो हाई होती है, वो क्या करता है? अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके जो अपनी नई प्रॉब्लम्स है या नई डिस्कवरीज है उसको क्या करता है? वो डिस्कवर करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और कि जो उसके पास क्रूशियल सिचुएशन जो मतलब कि वर्स्ट सिचुएशन जो आती है उसमें क्या करता है? वो बहुत जल्दी जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेता है। उसके बाद आती है हमारी कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। कि जो कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस है इसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में जो हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ होती है उसमें हम स्किलफुली कैसे कोई भी काम करते हैं, उस चीज़ की जो समझ होती है वो इंटेलिजेंस जो है इसमें आती है। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है कि डील विद एनवायरनमेंट डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। कि डेली बेसिस पर हम अपनी लाइफ में कैसे जो है वो अपनी चीज़ों को समझते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, वो किस में आ जाते हैं? हमारी कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस में आ जाती है।
ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस या फिर बिजनेस सेंस भी जो है हम इसको कह सकते हैं, कि वही चीज़ है कि जिस पर्सन के पास ये वाली इंटेलिजेंस जो हाई होती है वो क्या कर लेता है, वो अपने एनवायरनमेंट में उसको ईजिली अडेप्ट कर लेता है, और जो वर्स्ट एनवायरनमेंट होता है उसको वो क्या कर लेता है, अपने फेवर में जो है वो उस चीज़ को बदल सकता है, उस एनवायरनमेंट को जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है, और अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेसफुली जो है उसको टर्न कर सकता है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो ट्राई थ्योरी थी उसने क्या किया, ये किस में आ गया, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंतर्गत आ जाती है ना। तो इसको थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ कि जो एनालिटिक इंटेलिजेंस था जो हम अभी पढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या हमने देखा, तीनों जो हम देख रहे थे, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, है ना। जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चा लॉजिकल वे से जो है चीज़ों को सीखता है ना, बच्चा लॉजिक्स लगाता है, एक एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, और एनालाइज करता है, इवेल्युएशन करता है। और यही वो जो इंटेलिजेंस है जिसमें क्या होता है, आईक्यू टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी जो स्टोरी है उसके बारे में एनालाइज करना, वो किस में आ जाती है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है। अब जो हमारी ये होती है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है, नए नए थॉट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसको हम जो है इनोवेशन या फिर इमेजिनेशन से जोड़कर भी हम इसको मानते हैं। हम ये कहते हैं कि जो ये इंटेलिजेंस है ये इनोवेशन या फिर इमेजिनेशन से जो है ये जुड़ी हुई होती है। जैसे कि कोई कलाकार है, ठीक है, कोई नई पेंटिंग बनाता है, या कोई जो राइटर है वो नई स्टोरी बनाता है, वो सब किस में आ जाते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। लास्ट बचा था हमारा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में जो है स्ट्रीट स्मार्टनेस भी जो है इन लोगों में पाई जाती है, ठीक है, और ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, सोसाइटी को संभालने में, एक्सपीरियंसेस को मतलब लेने में जो है इनको हेल्प मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है या कोई शॉपकीपर है, वो क्या करता है, शॉपकीपर अपने कस्टमर को समझता है, या जो कस्टमर है वो शॉपकीपर को समझता है, वो क्या कर रहा है, डेली लाइफ में जो है वो बिहेव कर रहा है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो है एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इससे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल में क्या क्या गया, स्पेसिफाई द बिहेवियर कंसिडर इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर कल्चर। एक्सपीरियंसेस में क्या गया कि हाउ एक्सपीरियंसेस इफेक्ट इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस इफेक्ट अ पर्सन, कि कैसे जो एक्सपीरियंस है वो किसी इंटेलिजेंस को इफेक्ट करते हैं, या फिर कैसे इंटेलिजेंस जो है वो पर्सन के एक्सपीरियंस को इफेक्ट करती है। कंपोनेंट में स्पेसिफाई कॉग्निटिव प्रोसेस आ गई उसकी, है ना, यहाँ पर उसके एग्जांपल दे रखे, जैसे कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, ये सारी चीज़ें आ गई, और एग्जीक्यूट करना स्ट्रैटेजीज़ को, है ना, एनकोड, कंबाइन, ये सारी चीज़ें जो है ये किस में आ गई, ट्रैक थ्योरी के अंतर्गत आ गई। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे पास मॉडल के बारे में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ आया होगा। मैं ये सोचती हूँ कि आपने अच्छे से इन चीज़ों को समझ लिया होगा। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का आपको क्या क्या याद रखना है, क्या 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 की पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, कि जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने बताया कि एक ही व्यक्ति में जो है वो 3 प्रकार की क्या होती हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस अलग अलग लेवल पर होती हैं, ठीक है। और इस थ्योरी को जो हम एजुकेशन सिस्टम को या फिर होलिस्टिक एटीट्यूड को जो है हम चेंज कर सकते हैं इस थ्योरी के थ्रू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम पढ़ेंगे पास मॉडल के बारे में, और आगे की जो थ्योरीज जो बची हैं उनके वैसे तो कोई और थ्योरी नहीं है, सिर्फ पास मॉडल ही बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, और आगे का जो है क्रिएटिविटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। चलो, थैंक यू सो मच।